अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आपसे कुछ ही देर पहले यानी 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से ख़िताब किया और कौम को ये बताया कि पहलगाम हमले के बाद किस तरह की सूरत हाल बन आई थी और किस तरह से देश गम और तकलीफ़ से दो चार था। और वो इस गम को महसूस करते हुए देश ने सारे मुल्क ने मिलकर एक अहद व पैमा किया कि इसका बदला लिया जाएगा, जिसका बदला ले लिया गया। और वो बदला था ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में। तो प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो कुछ कहा और इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ यानी दुनिया भर में इस वक्त अगर हम देखें तो कई एक बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं पिछले 2 दिनों में। अगर हम बात करें यानी चाइना और अमेरिका का टकराव हम देख रहे थे, भारत और पाकिस्तान का हम टकराव देख रहे थे, और इसी के साथ साथ यूक्रेन और रशिया का हम टकराव देख रहे थे। तो यानी डिस्प्यूट्स और फिर इसके दरमियान कुछ ऐसी मुज़ाकरात की राहें निकलना। तो आलमी सतह पर जियो पॉलिटिक्स किस तरह की चल रही है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम से खिताब में क्या कहा वो आप ज़रूर सुनेंगे। कुछ नुकात हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने अर्ज़ करूँगा। प्रधानमंत्री ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर दहशतगर्द ये समझ चुका है कि हमारी बेटियों के सिंदूर हटाने का क्या मतलब होता है। ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ का एक अहद व पैमा है। 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस अहद व पैमा को अंजाम में बदलते हुए देखा। मुल्क की अफवाज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर, उनकी तरबियत गाहों पर सख्त हमला किया। दहशतगर्दों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला लेगा। लेकिन जब मुल्क मुत्तहद होता है और कौमियत सबसे तरजीही होती है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, नतायज बताए जाते हैं। जब पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलों ड्रोन्स ने हमला किया तो सिर्फ दहशतगर्दों की इमारतें नहीं बल्कि इनके हौसले भी खत्म हुए। भावलपुर और मुरीद जैसे दहशतगर्दाना ठिकाने ग्लोबल दहशतगर्दी के अड्डे रहे। दुनिया में जहां कहीं बड़े दहशतगर्दाना हमले हुए, इनमें इनके तार यहीं से जा मिलते थे। मोदी ने 9/11 मुंबई हमले, बरतानिया हमले का जिक्र किया। भारत के हमलों में 100 से ज्यादा खूंखार दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। भारत ने एक झटके में इन्हें खत्म कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान इंतहाई मायूसी से घिरा हुआ है, बौखलाहट से दो चार है। और इसी बौखलाहट में इसने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का साथ देने के बजाय भारत पर ही हमले शुरू किए। पाकिस्तान ने हमारे मंदिरों, गिरजाघरों को निशाना बनाया, गुरुद्वारों को निशाना बनाया, आम आबादियों को, अफवाज के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल तिनके की तरह बिखर गए। इन्हें आसमान में ही तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की तैयारी सरहद पर थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। 3 दिनों में पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने बचने के रास्ते तलाश करने वो लगा। पूरी तरह पिटने के बाद मजबूरी के आलम में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी फौज ने हमारे DGMO से राब्ता किया। पाकिस्तान ने इल्तिजा की कि वह आगे कोई भी दहशतगर्दाना फौजी हमले की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर भारत ने भी उस पर गौर किया। हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को सिर्फ रोका है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को देखेंगे कि वो क्या रवैया इख्तियार करता है। तीनों अफवाज अलर्ट हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की पॉलिसी है। ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना तय किया गया। पहला भारत पर दहशतगर्दाना हमला जो हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस मकाम पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। मजीद बातें भी प्रधानमंत्री ने कही। बहरहाल ये कुछ उनके कुछ हिस्सा है, यानी 22-23 मिनट का जो खिताब उनका रहा उसमें से आप समाअत करें। इसके बाद हम सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार वाहिद नसीम साहब से बातचीत का आगाज करेंगे। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है।
मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। तो नाज़रीन, अभी आपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से जो खिताब रहा उसको कुछ वक्त पहले मुकम्मल भी सुना और फिर अभी उसका कुछ हिस्सा भी आपने सुना। बहरहाल बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कहीं। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उस वक्त से लेकर यानी ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, अंजाम दिया गया, उसकी यानी कामयाबी का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम दिया, फिर एक मरतबा दहशतगर्दों को पैगाम दिया और फिर इसके साथ साथ आलमी सतह पर यानी अक़वाम आलम को भी मुखातब करते हुए भारत के मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया। बहरहाल मैं इसके अलावा इसके साथ साथ चूँकि हमने पाकिस्तान और भारत के टकराव पर हम बात कर रहे हैं और फिर जो सीज़ फायर का मामला रहा,
अगर आज की हम बात करें, DGMOs के दरमियान सुबह जो बात होने वाली थी इसको मौकूफ़ किया गया और फिर इतला जो खबर आई वो शाम की आई कि शाम में भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान बातचीत हुई फ़ौजी सतह की। लेकिन इसकी जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई हैं हमारी अब तक की अपडेट के मुताबिक। बहरहाल अगर उसकी तफसीलात आती हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको भी पता चल जाएगा। तो बहरहाल एक राजदाराना तौर पर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, क्या हुई उसकी तफसीलात अभी नहीं आई है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें, आज यानी भारत की जो तीनों अफवाज हैं उसके सरबराहान का एक मुश्तरका इजलास हुआ और उसमें ऑपरेशन सिंदूर की किस तरह से कामयाब उसका जो है वो ऑपरेशन अंजाम दिया गया, उस हवाले से तीनों अफवाज के सरबराहान ने तफसीलात बताईं और बताया कि किस तरह से एक पैगाम दिया गया है। हम उस पर भी बात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री के खिताब पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ दुनिया में इस वक्त एक तब्दीली भी हम ज़रूर देख रहे हैं। एक एक्सट्रीम पॉइंट आया था कि हमने देखा कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक टकराव, ट्रेड वॉर को लेकर और महसूलात को, टैक्सेस को लेकर एक टकराव देखा। शदीद किस्म का टकराव था जिससे सारी दुनिया मुतासिर हुई थी। लेकिन ये भी अब अपना रुख जो है तब्दील कर चुका है और दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरह की बातचीत हुई और जिस तरह की मुराद वगैरह वगैरह के हवाले से जो कुछ मुज़ाकरात का एक आगाज़ हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे कि वाकई ये किस तरह की यानी एक यू टर्न है, ज़रूर इसको यू टर्न भी कहा जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे, यूक्रेन की सूरत हाल पर बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो भारत के हवाले से और सीज़ फायर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो कुछ कहा गया, इस पर हमारे मुल्क में सियासत शुरू हो चुकी है। अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे सवालात मोदी सरकार से किए जा रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। शिमला मुआहदे का जिक्र किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि क्या शिमला मुआहदा ख़त्म हो चुका है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आलमी जो जियो पॉलिटिक्स है, क्या इसमें वाकई कोई तब्दीली रोनुमा हुई है, इस पर हमारी नज़र होगी। मेरे साथ, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, सबसे पहले प्रधानमंत्री का खिताब ज़्यादा तवील नहीं था, मतलब आदतन या फिर प्रधानमंत्री जिस तरह से अक्सर और बेशतर काफ़ी तवील खिताब करते हैं, 45 मिनट का, 1 घंटे का, ऐसा नहीं था, बिल्कुल 22-23 मिनट का उनका खिताब रहा। बहरहाल इसके बहुत सारे नुकात रहे, लेकिन इसमें एक यानी बुनियादी तौर पर यह बात कि एक ऑपरेशन जो किया गया बड़ा कामयाब रहा और बदला लिया गया, दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया। और इसके साथ साथ आखिर में जो पैगाम दिया प्रधानमंत्री ने कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो POK पर बात होगी, दहशतगर्दी पर बात होगी। जी भाई साहब। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा। देखिए, ये मेरे ख्याल से तमाम देश इस बात को दूसरे चैनलों के जरिए भी समझ चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। जी जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है, यानी पोस्टपोन्ड किया गया है, बंद नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे थे तो ट्रंप भी एक स्टेटमेंट दे रहे थे और ट्रंप ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा वो एक उसे अभी उस पर तो खैर आगे विवेचना होगी, मगर ट्रंप ने कहा कि हमने कारोबार रोकने की बात कही तब जाकर सीज फायर हुआ। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए कहा हम तुम्हारे साथ ट्रेड रोक देंगे, तो उसके बाद ये सीज फायर हुआ। यानी ट्रंप ने अभी अपनी स्पीच में जो है ये दावा किया है। अब इस पर हमारी तरफ से क्या रद्द अमल आता है, क्या नहीं आता है, वो तो अगला फेज हो चुके। इधर ट्रंप अपने भाषण दे रहा था, उधर मोदी जी अपने भाषण दे रहे थे, तो दोनों इस पर एक साथ रिएक्शन या इस स्पीच में ये इंक्लूड नहीं किया जा सकता था। हाँ, एक बात जरूर है डॉक्टर साहब, देखिए जो ट्रंप से पहले का देश था अमेरिका, उनकी पॉलिसी का हिस्सा था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो टेरर भी और मनोवैज्ञानिक दबाव, टेररिज्म का दबाव भारत के ऊपर बनाए रखें और अपने ट्रेड को
या अपने जो उनके हित हैं उनको साधने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल करें। ट्रंप इस मामले से पलट चुका है। पाकिस्तान को उधर जाना चाहिए। पाकिस्तान, मोदी जी ने कहा है कि हम देखेंगे कि अब उस पर रद्द अमल क्या आता है। यानी ऑर्डर हमारी फोर्सेस के पास मौजूद है, एक्शन लेने का ऑर्डर मौजूद है, पोस्टपोन्ड किया गया है, खत्म नहीं किया गया। अब पाकिस्तान जिस तरीके से अपने मीडिया में जश्न मना रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी ढिंढोरे पीट रहा है, ये एक तरह से उकसावे की कार्रवाई है। इस उकसावे की कार्रवाई का नतीजा शांतिपूर्वक होगा, ये मानना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगर जिस तरह के बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके और उनकी फोर्सेस की तरफ से जो कुछ बयान किया जा रहा है, उस पर भारतीय पक्ष जरूर जो है अपना सवाल उठाएगा और वो यहाँ पर मोदी जी की सरकार को चलना दूभर कर देगा। ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि ये सीज फायर बहुत लंबा चलेगा, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से ढिंढोरे पीट रहा है और ये ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि ये सीज फायर कराने के लिए ट्रेड जो रोकने की बात कही है, संबंध खत्म करने की बात कही है, तो ट्रंप का इसकी आदत है कि पूरी दुनिया में वो सिर्फ ट्रेड को लेकर ही तमाम अपने कैंपेन चला रहा है, तमाम चीजें ट्रेड को लेकर कर रहा है। उसने मिसाइल की धमकी किसी पर नहीं दी है। तो जो कुछ हम तो भाई साहब, क्या यहाँ पर ये जिस तरह से प्रधानमंत्री अक्सर और बेशतर भारत का ये मौक़िफ़ रहा, हमेशा ये कहा गया कि गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकते, तो यही प्रधानमंत्री टेरर एंड टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन इसमें जो इजाफा हुआ है, तो हम पाकिस्तान से तो कोई ऐसा खास ट्रेड कर नहीं रहे, तो क्या ट्रंप से कहा गया है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते? क्योंकि ट्रंप ने उधर से कहा है कि अब हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड को हम बढ़ा रहे हैं। जी देखिए, ये ट्रंप को कहा गया होगा कि ट्रेड एंड टेरर एक साथ नहीं चल सकते, मगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये तो पाकिस्तान से कहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो एक ही मुद्दे पर दोनों चीजों को एड्रेस इसलिए किया गया कि पाकिस्तान अगर ये चाहेगा कि भारत में खून बहता रहे और यहाँ पर टेररिज्म चलता रहे और वो भारत उस पर कोई रिएक्शन ही ना दे, तो मुझे लगता है कि सही है कि एक चीज को रोकना कि उनके जो टेरर स्टेशन थे उनको उड़ाया गया सफलतापूर्वक, हमारे कैंप्स ने उड़ाया, सटीक निशाने लगाए गए। और यहाँ देखिए जो तो एक बात तो हो गई भाई साहब कि फिलहाल पानी बंद वाली बात तो अभी तो नहीं हुई, मतलब वो आगे के लिए कहा जा रहा है ना? नहीं, आगे के लिए तो नहीं कहा है, क्योंकि जो अभी तो पानी जा रहा, चल नहीं सकता पहले से। उसमें एक गेट खुला है खाली, उसमें से जो खोला गया है वो एक गेट है, क्योंकि अगर ये अपने रवैये पर पाकिस्तान अड़ा रहता है तो निश्चित रूप से पानी पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। हालांकि पूरा पानी बंद करने का मतलब एस्केलेशन ही होगा। तो मुझे अभी भी ट्रंप की या किसी अंतरराष्ट्रीय इदारे की कोई, या फिर अभी हमारे डीजीएमओ के बीच में जो भी एक्सचेंज हुई है बातचीत, इन सब से मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान को माफ करने का समय है, या फिर ऐसे वजह जो है वो क्रिएट हो चुकी है कि माफ कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे घुमा फिरा कर ये लगता है कि कभी कभी अंतरराष्ट्रीय कारणों से आपको जो है 2 कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं। कभी कभी बहुत से कारण होते हैं कि 2 कदम पीछे हट के 4 कदम आगे बढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर जो सिचुएशन लग रही है, या प्रधानमंत्री जी के बयान से जो कुछ हमें निकल के सामने आता है, वो यही है कि पाकिस्तान को होश में जल्दी आना चाहिए, वरना तो अगला शायद इतना भारी हमला उसके लिए तैयार होगा कि पाकिस्तान संभल ना पाएगा। तो कुल मिलाकर जो दिखाई दे रहा है वो तो सिचुएशन ये है। बाकी कौन क्या कहता है या विपक्ष जो है, क्योंकि एक बात और भी है इसमें बात, मान लिया अगर ये पीस किसी तरह से हो भी जाता, तो मुझे जो भारत के अंदर विपक्ष का रवैया है और जो भारत के जो एंटी मीडिया का रवैया है, जो एंटी बीजेपी मीडिया है उसका जो रवैया है, प्लस पाकिस्तान के मीडिया प्लस वहाँ की हुकूमत का जो रवैया है, वो उसमें जो इंटरनेशनल
मीडिया में भी जो एक तरफा बात कही जा रही है, यानी कि इस हमले में तमाम मीडिया ने जो कवरेज किया है वो फाइट के बारे में तो किया है। हमारे एक्स जो फौजी सरबराह विदेश सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रशियन आउटलेट को जो है इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में आतंकवाद जैसी चीज को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर ही नहीं किया, इंक्लूड ही नहीं किया है इस बातचीत में, या इस मुद्दे पर जो कि पूरी दुनिया का एक इशू है। कुल मिला के एक बायस्ड रवैया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी भारत के लिए अपनाया। इन सब चीजों की अगर अभी नहीं तो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में इस पर मंथन होगा, गौर की जाएगी और फिर उसी के हिसाब से जो है अगला एक्शन होगा। मेरे ख्याल से जिस तरह जल्दबाजी या आनंद फानंद में ये तमाम रिएक्शन और एक्शन हुए हैं, इन सब में एक बार फिर से रिकैलकुलेट करके और देखने की बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय लॉबी जो है इसमें रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सब क्या रोल निभाते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि रशिया थोड़ा सा खामोश नजर आ रहा है भाई साहब, रशिया खामोश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस ट्रंप ने सभी का जो है अपना हिस्सा ले लिया है, वो सभी की तरफ से, चाइना की बात हो, रशिया की बात हो, यूक्रेन का मामला हो। अगर हम बात करें कि रशिया की, तो रशिया इसलिए भी आपको खामोश नजर आ रहा है क्योंकि के साथ बल्कि रोज और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बाकायदा यूक्रेन के साथ पीस टॉक की तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए स्टेज लगाया जा रहा है तुर्की में। उसके अलावा जो है लगातार बात चल रही है, ट्रंप की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, पुतिन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, बार्गेनिंग चल रही है, तो पूरी तरह से बिजी है, शायद नजदीक पहुंच रही है। मगर एक चीज इसमें भी एक खतरनाक चीज हुई है, जिसमें स्टारमर के साथ में जो ब्रिटेन के और 3 यूरोपीय प्रधानमंत्रियों के बीच में जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में अपनी यूरोपीय फौज या ब्रिटेन फौज जो है वो यूक्रेन भेजने की, सेंड करने की और इस लड़ाई को खींचने की जो ब्रिटेन की तरफ से वीडियो थी, एक वीडियो रिलीज की है रशिया ने, तो उसे देखकर लगता है कि ट्रंप और पुतिन क्या मिलकर जो है शांति को भी आगे कर पाएंगे, या फिर जिस तरह ब्रिटेन का एक रुख दिखाई देता है कि वो इसे एक्सकलेट करना चाहता है, अभी और लंबा खींचना चाहता है, ऐसा कोई इरादा पीस का नहीं है। तो रशिया वहां पर बिजी है। दूसरी बात, चाइना तो पिछले जब यहाँ वॉर चल रही थी, जिस दिन यहाँ पर फायर चल रहे थे या फिर मिसाइल एक्सचेंज हो रहे थे, उधर जिनेवा के अंदर चाइना की और अमेरिका की जो है ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही थी, जिस पर वो सहमत हो चुके हैं और अपने टैरिफ को घटाकर 35% तक लेके आ गए हैं। यानी कहाँ 135% थे, कहाँ 35% पे आकर उनको अपने मतलब एक, और इस घटना से अमेरिका के और चाइना के बाजारों में काफी उछाल आज देखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं, तो उसमें भारत और पाकिस्तान भी एक मैटर है, मगर दुनिया भी अपने मसाइल में उलझी हुई है। भाई साहब, अब बात यहाँ पर आकर रुकी है कि सीज फायर तो यानी कि बहरहाल अब जिस तरह से भी है, जिस अंदाज में भी है, लेकिन भारत ने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगा। तो अभी मतलब जो सरहदात पर लोग थोड़ा राहत की सांस लिए हैं, जो सरहदी इलाक़ों में दीगर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की बात करें, लोगों की जानें भी गई, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचा, लोग बड़े यानी ख़ानदान के ख़ानदान जो है बेघर भी हुए। अब उनकी बाज़ाबातकारी कब होगी पता नहीं, लेकिन यानी ये जो दहशतगर्दी का मामला है, क्या कौम इस बात से जो है मुतमईन हो सकती है कि हाँ भाई ख़ात्मा हो गया, एक बड़ा क़दम उठाया गया था, या फिर ख़तरात बरकरार हैं? मतलब किस तरह की तमानियत है इस ऑपरेशन के बाद? अगर हम प्रधानमंत्री के ख़िताब को भी अगर हम देखें तो उससे हम क्या चीज़ को जो है अक्स कर सकते हैं, क्या चीज़ को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह का जो है इत्मीनान जो है हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं इसमें जो है अभी बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ कि सीज फायर लंबा चलेगा। उसकी वजह बड़ी सीधी सी है कि जिस तरह एग्रेशन और जिस तरह का सेलिब्रेशन पाकिस्तान दुनिया में दिखा रहा है, इससे एक बात, 2 चीजों को कनेक्ट करें कि जब ये घटना हुई पहलगाम की, तो उस वक्त पूरा कश्मीर भारत के अपने जो है साथ खड़ा हुआ और अपनी फोर्सेस के साथ वैसी ही डिमांड की जैसी तमाम भारत के लोगों ने की। तमाम लोगों ने मस्जिदों से लेकर हर जगह पर मुसलमानों ने
पाकिस्तान पर एक भारी जो है स्ट्राइक की बात की कि इसको सबक सिखाना चाहिए। ये पहला मौका था जब कश्मीरी तकरीबन 100% जो है वो सड़कों पर था और ये मांग कर रहा था कि पाकिस्तान की ये हरकत घिनौनी है और इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में एक बात क्लियर हो जाती है जो आपको समझना चाहिए, वो एक तो ये कि भारत के साथ तमाम कश्मीरी खुश है और वो ये हरकतें आतंकवाद वाली नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान अगर भारतीय कश्मीर में जैसा कि वो कर सकता है करेगा। अगर फ्यूचर टेररिस्ट भेजकर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका इरादा कम से कम कश्मीरियों के साथ देने का या कश्मीरियों का जो दावा करते थे वो तो नहीं है, क्योंकि कश्मीर तो बिल्कुल पूरी तरह से पाकिस्तान का बायकॉट कर चुका है। अब ऐसे हालात में उसका मकसद सिर्फ युद्ध ही होगा, यही कहा जा सकता है। और मैंने एक बात कही कि ये पूरी छेड़खानी और इसको मनोवैज्ञानिक दबाव, जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल, चाइना के साथ सरहदों के मिलने का एक जो खेल है, इसमें तिब्बत भी शामिल है, इन सबको एक अमेरिकी डीप स्टेट जो है वो एक प्लान करता था। बट ट्रम्प के आने से वो सारे लोग बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान फिर से ये बेवकूफी करता है तो फिर इसमें पाकिस्तान शायद जो है फिर वो बड़ी सजा का हकदार हो जाएगा और वो शायद होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी से मामला निपट जाएगा, वो इसलिए भी नहीं निपटेगा क्योंकि भारत के अंदर भी आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां क्या मांग कर रही हैं, किस तरह की जो है सेशन बुलाने की बात की जा रही है, किस तरह शिमला समझौते से लेकर हर मुद्दे पर बात की जाएगी। अब अगर ये सारे इशू उठाए जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ जो है निर्णायक शायद करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ज़रूर बहुत सारी बातें हैं जो है अंदर, देश के अंदर भी चल रही हैं और देश के बाहर भी चल रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबारसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले यानी हमारा जिस तरह का मौक़िफ़ रहा है देरीना देश की आज़ादी के बाद से भी अगर हम देखें, क्योंकि जो कश्मीर की बात है, कश्मीर का जो मामला है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत होगी तो उस पार वाले जम्मू कश्मीर की होगी, लेकिन इस मामले में यानी जिसको पाकिस्तान आलमी सतह पर मसले कश्मीर करार देता है और उसकी जो है उसके हल की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है, अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या शिमला मुआहदा जो है वो ख़त्म हो गया है, इस वजह से कि शिमला मुआहदे के तहत किसी तीसरे फ़रेक का कोई यानी कोई गुंजाइश ही नहीं है इस मामले में। तो अब तीसरा फ़रेक बनकर क्या अमेरिका आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और क्या हमने अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर दिया है या फिर शिमला मुआहदा ही ख़त्म हो चुका है, ये सवाल किया जा रहा है। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा। और फिर कुल जमाती इजलास की मांग की जा रही है, पार्लियामेंट के इजलास की मांग की जा रही है, बहुत सारे जंगबंदी के हवाले से बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। यानी सरकार जिसकी जानिब से जो एक बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद मज़ीद सरकार पर, प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। जी भाई साहब। देखिए, एक बात आप समझिएगा, तीसरे फरीक का जो आना है वो तब माना जाता है जब वो डॉक्यूमेंट के ऊपर आता है। ये एक मेरे ख्याल से एक अभी तक ये एक चुनावी फहरिस्त है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उसका कहना है कि हमने ट्रेड रोकने की बात की है तो पीस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लेकिन कश्मीर के मामले को हल करने की भी बात की है, अभी तक हमने उस हवाले से उसको रद्द नहीं किया। एक बात समझिए ना, ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर का मसला हल करेंगे तो वो तो दुनिया के मसले हल करने की बात कर रहा है, और ये पहली बार नहीं कहा। कश्मीर के मसले को पहले जब ट्रंप अपने पिछले टर्म में था उसने तब भी ये मुद्दा उठाया था, और इसी तरह का कि मैं इस मसले के हल के बीच में आ सकता हूँ। तो ट्रंप को छूट है भारत की तरफ से, ट्रंप को छूट है? छूट नहीं है ना, क्या सरकार ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रंप आओ तुम हमारा कश्मीर का मुद्दा मसला हल कर दो? रिजेक्ट क्यों नहीं किया अभी तक? ये सवाल उठाने का सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, रिजेक्ट अभी तक क्यों नहीं किया, मतलब अभी ये सवाल हो रहा है रिजेक्ट क्यों नहीं किया है शिद्दत के साथ? देखिए,
मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये चुनावी एजेंडा हो सकता है, एक चुनावी लीड हो सकती है जो कि डेमोक्रेसी में होती है। मैं सही और गलत ठहराने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अगर अभी उठाती है तो ये कबलस वक्त है, क्योंकि जब तक भारतीय सरकार ये न कहे कि हाँ भाई ठीक है कि तुम इस बीच में आ सकते हो, या भारतीय सरकार ये कहे कि ठीक है पाकिस्तान और के साथ में जो एक पीस एग्रीमेंट है आप उसमें बीच में आ सकते हो, तो ये बात आप कहेंगे कि आप जो है थर्ड पर्सन। लेकिन अब तो इल्जाम ये आयद किया जा रहा है कि भारत की तरफ से अब तो इल्जाम ये हो रहा ना भाई साहब कि जो है आपने जो अभी सीज फायर किया है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्यों किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहले ऐलान सामने आया, बाद में आपका ऐलान सामने आया। मैंने कहा कि किसी ने कहा और पीस हो गया है, तो इससे शिमला समझौते का वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि कहना और डील करना, कहना किसी बात को और ऑफिशियली किसी बात को कागज पे उतारने में फर्क होता है। अगर ये बात किसी तरह का कोई कागज का आदान प्रदान होता है तो ही शिमला समझौते का कोई वायलेशन बनता है। अगर कोई जबानी जमा खर्च है, अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई मामला है और तीसरा सिर्फ जबान से है कि ठीक है यार तुम मेरी बात मान जाओ, दोनों खामोश बैठो, तो उसके खामोश बैठने या उठ जाने से ऐसे किसी कागज का वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप उसमें एक निगेटिव नहीं डालते हैं, जब तक आप जो है कोई सालसी नहीं डालते हैं, तब तक जो है वो वायलेशन लीगली नहीं होता है। यानी बात मान ली जाए, लिखा ना जाए, बहुत अच्छा तरीका है। बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये भी जो है बहुत अच्छी बात है कि जो है लिखित में चाहे कुछ भी हो और कानून चाहे कुछ भी हो, लेकिन अमली तौर पर आप जो चाहें वो करें। नहीं देखिए बात आप उसको जैसे जो भी आप काउंट करें, विपक्ष को अधिकार है कि वो अपने सवाल पूछे, मगर मैं एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि इसमें वर्बली कोई बातचीत करने से किसी भी समझौते का कोई वायलेशन नहीं होता है। मगर इसको आगे क्या कहा जाता है अभी तो आपको देखना पड़ेगा ना, इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ट्रंप जो है वो इसमें और एक कदम आगे बढ़ाता है, या फिर जैसे हमने कहा है कि अभी ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन को सिर्फ पोस्टपोन किया गया है, ना कि खत्म कर दिया गया। पानी वैसा पानी लिखित में बंद कर दिया गया है। पानी जो बंद किया गया है वो जिस तरह की ट्रीटी है उसको कैंसिल करके बाज़ाब्ता तौर पर काम किया गया है आलमी सतह पर। वो देखिए वो जो सिंधु संधि थी वो जो है आपकी कैंसिल कर दी थी, कैंसिल किया अभी जुबानी तौर पर थोड़ा सा अमली तौर पर जी, मतलब पेपर वर्क या फिर जो आलमी क़वानीन है वो उसका सारे जो है प्रोसीजर नहीं किए गए, अभी कर दिया गया है फिलहाल। ठीक है वैसे अगर हमने कर दिया गया है तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक की गारंटी है वो वर्ल्ड बैंक अपना जो है उसमें स्टेक लाएगा या नहीं लाएगा, उसमें पाकिस्तान अपनी अपील करेगा या नहीं करेगा, ये एक पूरा वो एक लीगल प्रोसीजर है ना। जी हाँ, हमने तो लीगली खत्म कर दिया वही, यहाँ इसको सिर्फ हमने वर्बली खत्म नहीं किया ना, हमने ऑफिशियली उसको खत्म किया और खत्म करने के बाद बात की, पानी को रोक दिया। अभी बात की है वैसे, और रोकने का कुछ रोका है, लेकिन जिस तरह से आप पेपर वर्क की बात कर रहे हैं, जिस तरह से यानी कि एक लीगली जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो सारी चीज़ें प्रोसीजर है वो अभी बाकी हैं, वो करने हैं। लॉ के तहत अब इसमें लॉ इन्वॉल्व होगा। अब लॉ को मानना ना मानना, इजराइल जो है वो पता नहीं इंटरनेशनल कितने कानून को रोज वायलेशन करता है, क्या कर लिया जाता है उसका कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब ये बात समझ गए, सारा देश जो है इसको अच्छी तरह से ज़रूर समझेगा, देश हित में अच्छी तरह से पूरा समझ जाएगा। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब ट्रंप के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, ये ट्रंप जो है भारत और पाकिस्तान को एक साथ क्या ट्रीट नहीं कर रहा है, एक जैसा ट्रीट कर रहा है। देखिए, दोनों से कहा कि आप रोक दें और दोनों से ये भी कहा कि हम दोनों से ट्रेड बंद करने वाले थे, फिर दोनों ही से ये कह रहा है अभी जो ताज़ा जो स्टेटमेंट है कि हम दोनों ही से ट्रेड को ज़्यादा वसअत देने के लिए जा रहे हैं। तो मतलब दोनों को बराबर क्यों, ऐसा नहीं लग रहा है आपको, या फिर ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को और भारत को एक साथ ट्रीट कर रहा है, जबकि भारत का जो मौक़िफ़ है, जो भारत शिद्दत के साथ बैन कर रहा है, यानी यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर तक कर दिया,
तो ट्रंप पर कोई असर नहीं है कि वो दहशतगर्दी के हवाले से कोई बात करे? वो तो बराबर देखिए, ट्रीट मुझे कर रहा है लगता है जैसे कि भारत को कर रहा है, पाकिस्तान को मुझे भी। जी जी। मुझे लगता है हमारी सरकार को एक कड़ा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और ट्रंप को भी खुली छूट नहीं देनी चाहिए। हालांकि हम एफटीए की बात पहले ही अमेरिका के साथ कर चुके हैं, ऐसे में इतनी भी खुली छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक मौक़िफ़ था हमारा अमेरिका के साथ में ट्रेड बेनिफिट का, हम ट्रेड करते थे, और एक मौका हमारे पास और बेहतर आया था जब चाइना की और अमेरिका की एक भारी जो है ट्रेड वार चल रही थी, जिसमें बहुत हद तक चांसेस थे कि भारत में चाइना से सारी कंपनियां मूव करे और भारत उसको एक जगह दे और फिर जो एक तरक्की है हमारी इंडस्ट्री की वो डेवलप हो और अमेरिका के साथ एक भारी व्यापार बढ़े। मगर चूंकि ये ऐलान आज ये कर चुके हैं कि इन्होंने खुद अपने मामले सुलझा दिए हैं और ये ट्रेड पर बैलेंस पर आ गए हैं, और ऐसी सूरत हाल में जो हमारे पास वो एक गोल्डन चांस था उसका जो प्रतिशत है वो 80% कम हो गया है। 20% तो अभी भी बना हुआ है। मगर एक चीज है कि लॉन्ग टर्म में सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि किसके साथ हमें ट्रेड करने से क्या हासिल होगा। बिना ट्रेड के आप किसी देश को नहीं चला सकते। अंतरराष्ट्रीय जगत में आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। आज की तारीख में आप सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं रह सकते, आप नॉर्थ कोरिया नहीं बन सकते। तो बेसिकली या तो आप नॉर्थ कोरिया बनने के लिए तैयार हो जाए कि दुनिया की सारी पाबंदियां आप पर लगा दी जाए और सारी चीजें आप कोई भी हल नहीं कर सके। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से आज ग्लोबल विलेज में, यानी पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज माना जाता है, और ऐसे में सिर्फ खुद मुख्तारी से सब कुछ कदम उठाना इतना आसान नहीं होता। आप देख रहे हैं कि इस वक्त फिलिस्तीन में क्या हाल चल रहा है। वहाँ के अखबार जो है वो कह रहे हैं, उसने ऐलान कर दिया ट्रंप ने कि ठीक है हम फिलिस्तीन बनाने चाह रहे हैं, इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। इस पर जो है व्लादिमीर पुतिन ने भी जो है मुलाकात की थी फिलिस्तीन के साथ में। तो वो ट्रेड हमें वो होते हुए नजर आ रहा है कि उस तरफ आगे बढ़ रही है चीजें। क्या भाई साहब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही होगी, मेड इन इंडिया हथियारों की बात उन्होंने कही, और उन्होंने मतलब इतने सिनेरियो में जितने बाहर के हथियारों की बात आई, जैसे इजराइल के ड्रोन्स की उधर से बातें होती रही, और रफ़ाइल के हवाले से बहुत सारी सियासतें चल रही हैं, लेकिन ख़तई प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया और ज़ोर जो दिया उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की बात की। तो मतलब ये कहीं उसी चीज़ को तो जो है मतलब दर्शा नहीं रहा है कि हमको अपने आप पर जो है निसार करना होगा। जी भाई साहब। देखिए ये तो मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और व्यापार उद्योग हमारा अपना होना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ ये बात कि देखिए, जब भी हम कभी भी किसी दूसरे या तीसरे देश से कोई खरीदारी करते हैं तो उसके बहुत सारे मामलात उस देश के हाथ में होते हैं, खासतौर से हथियार को लेके। आप हथियार को जब खरीदते हैं तो उसके साथ 50 तरह की कंडीशन लगाई जाती है, 50 तरह की खामियां जो है उनके पास होती है। अब ऐसी कंडीशन में जब S-400 हमारे पास भी है, चीन के पास भी है, एक तरफ हम रशिया के दोस्त हैं, मगर चीन तो जो है वो रशिया का दोस्त होने के साथ साथ पाकिस्तान का भी दोस्त है। अगर टेक्नोलॉजी में, वेपन टेक्नोलॉजी में, रडार टेक्नोलॉजी में, इन सारी चीजों में बहुत ही मतलब देखिए, ईरान जो है इस वक्त क्यों सरप्लस है, क्यों दिखा रहा है वो सारी चीजों को, क्योंकि ईरान ने ये सारे सीरीज जो है वो अपनी डेवलप की है, अपनी बनाई है, हाइपरसोनिक तक वो अपनी बनाकर चला रहा है, और उल्टे अब तो वो रूस को भी बेच रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिएगा। कुछ हथियार वो रूस से खरीद रहा है तो कुछ हथियार वो रूस को बेच भी रहा है। तो ये अब तुर्की अपने बना रहा है और अब दुनिया को बेच भी रहा है। तो हम जो है सिर्फ हथियारों के खरीदार हमें बनके नहीं रहना चाहिए। हालांकि ब्रह्मोस हमारी जो है उसकी डील हमारी वियतनाम के साथ, हमारी जो है फिलीपाइंस के साथ में इस तरह की डील जो है हमारी चली थी। इसमें जो है तेजस भी शामिल हुआ था, और इसमें ब्रह्मोस की जो सीरीज है उसकी डिमांड आई थी। फिर उसका क्या हुआ, डील हुई नहीं हुई, सप्लाई की नहीं की, ये सारी क्यों नहीं की, हम किस तरह के हथियारों में इंटरेस्टेड थे। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, मगर कुछ ना कुछ जो है 10 सालों में उलझन तो रही है, इसमें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए शायद हम बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें किस तरफ जाना। इसमें एक और चीज बात जो कहनी चाहिए, सिचुएशन भी हो
मेरे ख्याल से जब आज से बात है 2015-16 की, जब मोदी जी के साथ में अंबानी की भी एक प्रपोजल रशिया में गया था, जब रशिया ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप नहीं करते, वो स्टेट टू स्टेट करते हैं। उसके बाद जो है हमारे चूंकि हमें अपनी प्राइवेट कंपनियां यहाँ लगानी थी, जिस तरह यूरोप में प्राइवेट कंपनी काम करती है, जर्मनी में करती है, अमेरिका में तो टोटल प्राइवेट कंपनियां ही काम करती है हथियार बनाने की, तो इस तरह की कुछ कंपनियों ने हमारे इस वक्त जो हथियार बनाए भी हैं, और जिसे इजरायली ड्रोन करके पाकिस्तान कह रहा है, वो तो बात बेसिकली इजराइल की पार्टनरशिप में ड्रोन फैक्ट्री हमारी यही लगी हुई है। तो खैर लोकेशन की जरूरत नहीं है बताने की, मगर वो लगी हुई है, सबको पता है इसका, दुनिया को। जी हाँ जी। तो इस तरह की पार्टनरशिप में अगर वेपन इंडस्ट्री भारत के अंदर लगाई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमारे जो संस्थान है, धीरे धीरे जो है वो अपनी निजी चीजों को भी बढ़ाते हैं, और फिर हम एक तरक्की की राह पर निकल जाते हैं। क्योंकि ये तो तय है कि दुनिया में सर्वाइव करना है, तो आपको अपने हथियारों के दम पर ही आप अपनी जो संप्रभुता है उसे बचा भी सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। क्योंकि दूसरे के दिए हुए हथियार कब आपको धोखा देंगे, दूसरे के दिए हुए हथियार जो है वो तीसरे पर क्या असर करेंगे, ये लीकेज जो है वो दूसरा देश किसी और को तो नहीं कर देगा, वो उसकी सिक्योर मतलब जो सिक्योरिटी है वो बनाए रखेगा, नहीं रखेगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं। यही वजह है कि एक खुफिया तरीके से ईरान ने जिस तरीके से हथियारों का भंडार बनाया, आज मजबूरन अमेरिका को उनके साथ पीस डील करनी पड़ रही है, हूथी के साथ पीस डील करनी पड़ रही है, इवन फलस्तीन को अलग देश देना पड़ रहा है, तमाम ये डिक्लेरेशन करने के बाद कि वो सारी दुनिया जानती है कि ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका पूरी तरह से इजराइल को एक मजबूत देश देखना चाहता है, मगर वो खुद ही जो है अब उसमें पूरी दरार आ चुकी है, पूरा मीडिया भरा पड़ा है कि उनका क्या होगा। क्योंकि हमास से भी एक अलग से डील हो चुकी है, जो एक बचा हुआ जीवित अमेरिकी है वो छोड़ने जा रहा है हमास उसको। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई दूसरे के इजराइल भी तो दूसरे के हथियारों पर ही दम धरता था ना। जी हाँ। अगर अमेरिका ब्रिटेन के सहयोग के हथियार उसके नहीं होते, ठीक है आयरन डोम बनाता है मगर सेल बनवाता है अमेरिका में, तो ये जो एक पूरा एक निर्भरता है, उसे तो अगले आपको जो एजेंडा 2030 है यानी 25 से 30 तक के बीच में आपको इसको रोबोट बनाना चाहिए, और अपने हथियारों के दम पर ही दुनिया में अब अपनी संप्रभुता को बचाया जा सकता है। यकीनन जो है इस जानिब जो है तवज्जो देना चाहिए, और इस पर जो है कदम आगे बढ़ने चाहिए। भाई साहब अब साथ ही साथ बहरहाल अब यानी आप लोगों से भी मतलब ये जो सिचुएशन है इस हवाले से बहरहाल कहा जा, जितने भी जो कुछ भी हुआ है बिलखुसूस यानी जंग के दौरान जो नुकसानात हुए वगैरह वगैरह, अब लोग थोड़ा सा जो है बेचैन व बेकरार हैं, बिलखुसूस सरहदी इलाक़ों में रहने वाले। वैसे ये मुकम्मल यकीन दिलाया जा रहा है कि आपको जो है मज़ीद घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो मतलब जो लड़ाई है वो जारी रहेगी भाई साहब, मतलब वो तो स्टॉप नहीं हुई है। तो इसके लिए हमको मेंटली तो जो है मतलब हमेशा तैयार रहना होगा कि हमारी जंग जो है अभी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बरकरार है, ये तो है भाई साहब। अब जो फ़ौजी सतह पर जो शायद फ़ाइट हो रही थी, वैसे हमारे जो फ़ौजी सरबराहान जो आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मुखातब किया तो इनकी लाइन थी कि हमने दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजों ने अपने पर इस लड़ाई को ले लिया, जबकि हमारा निशाना तो दहशतगर्द थे। तो भाई साहब लड़ाई तो जारी है। अब ये और बात है कि ये अफवाज से ये फ़िलहाल जो है सीज़ फायर हुआ है, तो किस तरह की सिचुएशन है? मैं भी यही कह रहा हूँ कि लड़ाई जो बंद है दहशतगर्दी है, न कि बंद है। जी, ये पोस्टपोन्ड है, कोई एक घटना इसको फुल फ्लैश वार में बदल सकती है, ये भारत का ऐलान है। मगर जहाँ तक आप समझते हैं कि परमानेंट पीस हो जाए, तो वो एक ही सूरत में हो सकता था जी। परमानेंट पीस तो भाई साहब दहशतगर्दी जब परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी तब परमानेंट पीस होगा, तो दहशतगर्दी कब परमानेंट ख़त्म होगी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी एक बात समझिएगा, दहशतगर्दी परमानेंट खत्म हो या ना हो, मगर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए जरूरी था इस तरह का प्रेशर बिल्डअप करना, जिस तरह शिमला समझौता
मजबूरन घुटने टेक कर पाकिस्तान को करना पड़ा था। इसी तरह का समझौता पाकिस्तान पर करवाया जाता, पाकिस्तान को और उसके मतलब एक बहुत मतलब जरूरी था एक बड़ा एक्शन, जिससे पाकिस्तान घुटने टेक कर उस डील पे साइन करता जब वो आतंकवाद को प्रवोक नहीं करेगा। अभी वो अगर जश्न मना रहा है कि वो अपने टेररिज्म की हरकतों से बाज जाएगा, वो जब उकसावा चाहेगा या जब किसी एजेंसी को जरूरत पड़ेगी वो इस तरह की हरकत करवाएगा। और फिर ये मान के चले कि हमारा जो मौकिफ है वो एक वार का एक पूरी तरह से बिगुल बजा हुआ है, वो होल्ड पर है। यानी किसी भी घड़ी आप अगले 24 घंटे की बात नहीं कर सकते, 40 दिन की बात नहीं कर सकते, 40 साल की बात नहीं कर सकते। अब चल जाए 40 साल चल जाए, चले ना चले तो 40 मिनट भी ना चले। तो इसमें ऐसी एक गैर मायनी सिचुएशन के साथ हम जो है वार होल्ड पर है, इसे मैं वार होल्ड पर कहूंगा कि अभी तो भाई साहब जिस तरह का वार होल्ड पर है, ये एक जो है एक नुक्ता हो गया, और दहशतगर्दी का खतरा बरकरार है, मतलब खत्म नहीं हुआ। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या भाई साहब एक ही हैं? ये देखिए एक ही है ना। अगर पाकिस्तान चाहेगा कि वार उसको शुरू करनी है तो एक दहशतगर्दी का हमला करवा देगा तो वार शुरू हो जाएगी। अगर कोई दहशतगर्दी का हमला होता है और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से कोई बाज नहीं आता, क्योंकि सिर्फ टेररिस्ट की बात नहीं है बल्कि ये कहा गया कि कोई भी एक ऐसी हरकत पाकिस्तान करता है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, कोई भी हो सकती है, अगर वो हो सकती है तो फिर वार तो मतलब हमारी तरफ से तो अनाउंस है ही। यानी दहशतगर्दी का जो खतरा है वो बरकरार है क्योंकि हमारी जंग उसके खिलाफ जारी है। दहशतगर्दी का खतरा बरकरार नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि दहशतगर्दी और युद्ध दोनों का खतरा बरकरार है और दोनों किसी भी वक्त हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर चाइना इस वक्त कोई हरकत चाहता है किसी तरह की, तो वो इस तरह की हरकत करवा सकता है। अगर कोई डीप स्टेट जो ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो और वो अभी भी कहीं ना कहीं किसी रूप में एक्टिव हो, तो वो ये हरकत करवा सकता है पाकिस्तान पे। देखिए पाकिस्तान का किरदार जो है वो किस तरह बिका हुआ है आप जानते हैं। पाकिस्तान के पास या तो अमेरिका का सब कुछ है या तो चाइना का सब कुछ है, उनके पास अपना तो कुछ जाएगा नहीं, सब कुछ उनको दान में मिलता है, सब कुछ उनको मुफ्त में मिलता है। तो वो लोग तो एक तरह से वो एक अजीब किस्म का स्टेट है जिसे मैं तो कभी मतलब उसे किसी एक मतलब एक देशी करार भी मैंने कभी नहीं दिया है उसको। मैं तो उसको एक अजीब सा स्टेट, एक जियो पॉलिटिक्स की एक ऐसी लोकेशन में एक ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, ऐसी फौज को इकट्ठा करके एक देश दे दिया गया है जिसका इतिहास में बार बार गलत इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे ईरान के खिलाफ हो, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इवन यही नहीं बल्कि गल्फ में भी एक इन्फ्लुएंस उसका है। और एक और सबसे बड़ी बात है जी कि पाकिस्तानी फौजियों का, पाकिस्तानी लोगों का और पाकिस्तानी जो वो बनाते हैं क्या नाम उसको मतलब टेररिस्ट के साथ साथ में वो उनको तो यकीन कुछ और दिलाते हैं और उनको निकाल देते हैं दुनिया भर के इलाकों में जहां जहां डिस्टेबलाइज किसी चीज को कर रहा होता है, तो यहाँ इस देश का उसमें किरदार हो। तो मेरे ख्याल से देखिए किस तरीके लेकिन भाई साहब इसके बावजूद भी यानी हमारी अफवाज के जो तीनों सरबराहान हैं उन्होंने ये पाकिस्तान की फ़ौज को मतलब उससे अलहदा रखा। उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमने हमले किए, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने इस जंग को अपने ऊपर ले लिया। यानी कि हमारी जो हमारा अटैक था वो वहाँ की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं था, यानी दहशतगर्दों को हमने निशाना बनाया। देखिए अब मैं यहाँ अलग अलग थोड़ा सा मालूम हो रहा है। फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं मतलब थोड़ा सा इसमें जो अलग हो रहा है ना, आप इसको समझे ना बात को। पाकिस्तान मैं कुछ और कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टेररिज्म जो है जब भी कराता है, जब भी किसी बड़ी घटना को नहीं, हमारे लोग थोड़ा सा समझना चाहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 4-5 मिनट रह गए हैं कि हम जो है दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हम जो है दहशतगर्दी के साथ शामिल कर रहे हैं या उसको अलग रख रहे हैं,
दहशतगर्द अलग करार दे रहे हैं, फ़ौज को अलग करार दे रहे हैं। कभी हम ये भी कहते हैं सियासी तौर पर जो हमारे बयानात आते हैं वो ये कहते हैं कि जो है दहशतगर्द जो है वो असल नहीं है जो आकर काम करने वाले हैं, बल्कि असल तो जो है जो काम करवाने वाले हैं, जो वहाँ की फ़ौज है, जो वहाँ की आईएसआई है, जो वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है। अलग अलग नहीं है, मगर हमने हमला फिर भी हमने अनाउंस किया था पहले ही कि जो स्ट्राइक की गई है वो आतंकवादी ठिकानों को न्यूट्रलाइज किया वो गया है। उड़ी में भी वो उसमें भी वही किया था, पहले ही पुलवामा में भी वही किया था। इस मर्तबा मतलब थोड़ा सा नया क्या रहा, थोड़ा सा इसको शायद जानने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको किस तरह से देखते हैं आप? इससे जानने को जो इंटरकनेक्ट कर लीजिएगा। तो सवाल ये है कि हमने कहा कि हमने जो है आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके न्यूट्रलाइज किया, मगर पाकिस्तान ने अब पुलवामा में भी वही किया था ना भाई साहब, बड़ा जबरदस्त जो हमला किया था पुलवामा में भी, दहशतगर्दों की जो लॉन्चिंग पैड्स थे उसको जो है तहस नहस कर दिया गया था। उसके बाद अभी जो किया गया था इसको मजीद सख्त जो है यानी हमला रहा, लेकिन फर्क क्या रहा इसमें? जी जी, ये फर्क ये है कि आप उन्हें दहशतगर्द नहीं मानते हैं, आप जो है पाकिस्तान जो है उनको दहशतगर्द नहीं मानता है। पाकिस्तान उन्हें हमारे कश्मीर में डिस्टेबलाइज करने वाले और अपने तरीके से उन्हें एक नया नाम देता है। सवाल ये है कि वो हमारे यहाँ टेररिज्म करते हैं, हमारी किताब में वो टेररिस्ट है, दुनिया की किताब में वो टेररिस्ट है। यूनाइटेड नेशन के जो माफ करना यूनाइटेड नेशन के साथ अमेरिका की जो टेररिस्ट है उनमें टेररिस्ट उन ग्रुपों के नाम लिखे हुए हैं, बाकायदा उनके नंबर अलॉटेड है एज ए टेररिस्ट। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि टेररिस्ट नहीं थे तो इसका मतलब तो पाकिस्तान की फौज टेररिस्ट है, पाकिस्तान का सिस्टम टेररिस्ट है, क्योंकि वो जिसे दुनिया टेररिस्ट घोषित कर रही है पाकिस्तान कहता है वो टेररिस्ट नहीं है, तो फिर वो उन टेररिस्टों के साथ खड़ा है। और अगर वो साथ खड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि भारत को सिर्फ टेररिस्टों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए या कहना चाहिए, आप पूरी तरह से कि कोई भी टेररिस्ट अगर अटैक करता है या कोई भी गतिविधि होती है तो उसकी जवाबदेही आसिफ मुनीर की होगी, ये उसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की होगी। भाई साहब क्या ये नई बात है भाई साहब? मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को आज हम समझ रहे हैं कि वो दहशतगर्द एक्चुअल वही है? आज नहीं, आज भी अगर पुलवामा के वक्त नहीं समझा था। नहीं वो भी समझा था, मगर फिर भी आज भी तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो बीच में आई है, उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी बीच में आई थी। यहाँ जिस तरह की बातें मैंने कही थी वो उस तरह की बातें तमाम दुनिया को मीडिया भी उसकी चर्चा तो कर ही रहा है। यहाँ इतना जरूर है कि अचानक जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में से आतंकवाद शब्द को जैसे भुला दिया गया हो, जैसे पहलगाम की बात को भुला दिया गया हो और सिर्फ जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हथियारों के आदान प्रदान की बात चल रही हो, ये इस बात को साबित करता है कि पश्चिमी जगत के हितों के लिए पाकिस्तान वो टेररिज्म कराता है। इसीलिए उन्होंने टेररिज्म की बात न करके जो दुनिया में टेररिज्म के नाम का शोर मचाते हैं, जब भारत में टेररिज्म हुआ तो साहब के इस पर खामोशी जो है अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है वैसा बिल्कुल 2 मिनट है हमारे पास। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने करोड़ों लोगों की जानों को जो है जाये होने से बचा लिया है, और फिर प्रधानमंत्री ने हमारे कहा कि ये जो यानी न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये नहीं चलेगा। किस तरह से देखते हैं? देखिए ये वो बात जो पहले दिन ही मैंने आपके साथ की थी कि जो दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन की जो उन्होंने तो मीटिंग बुला ली थी ना, बात है उसमें कोई लुका छुपा क्या है, नहीं उन्होंने मीटिंग बुला ली थी जो उनकी न्यूक्लियर मीटिंग होती है उसे बुलाने के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का क्या हल होगा? मतलब ये भी शायद हमको सारे देश को देखना होगा। तो आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान इतना छोटा सा देश है कि न्यूक्लियर वारफेयर में पाकिस्तान की एक ईंट भी नहीं बचेगी। तो उसके बावजूद भी अगर वो न्यूक्लियर धमकी देता है तो फिर वो बिल्कुल ये समझ लो ना कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और अगर सुसाइड करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है तो फिर ऐसे देश को 10-15 इलाकों से 10-15 तरीकों से घेर कर उसको एक मजबूत हिकमत अमली के साथ झगड़ा जाए तो शायद पीस हो सकता है, वरना जिस तरह की बयानबाजी आज भी पाकिस्तान से जारी हो रही है मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बाज आने वाला है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यही होगा कि आने वाले
चंद दिन, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 10 दिन, इन दिनों में मतलब क्या मामला जो है सुधरता है, या फिर जिस तरह की आशंकाओं का इजहार किया जा रहा है वो चीज़ें अगर फिर से होती है तो वाकई भारत जो है अपने मौक़िफ़ को जो है फिर से उसका जो उसने अहद व पैमा किया है तो वो उस पर जो है आगे बढ़ेगा और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जो जंग है वो जारी रहेगी। बहरहाल देखना यही होगा कि आने वाले जो दिन हैं इस सब कॉन्टिनेंट के लिए बिलखुसूस कैसे रहते हैं। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।